भारत आज G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह दिन भारत के लिए बेहद ही खास है क्योंकि सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुंचे हैं। इस वीडियो में समझेंगे G20 सम्मेलन का महत्व क्या है, G20 सम्मेलन आखिर क्यों बनाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कोसी मिरर, बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करने के साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका मधुबनी बिहार की रहने वाली हूँ। 84-85 में नेशनल अवार्ड मिला मुझे, में बुलाया गया है गवर्नमेंट में। सन 1970 में दुनिया की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। कारण कई सारे थे, लेकिन उसमें एक कारण था 1973 में तेल की संकट। 1973 में जब अरब देशों ने तेल पे एम्बार्गो लगा दिया और वैसे देशों को तेल सप्लाई करना बंद कर दिया जो इजराइल की सपोर्ट में थे। खास करके वेस्टर्न कंट्री को तेल सप्लाई करना बंद कर दिया गया। अमेरिका और यूरोप यानी कि वेस्टर्न कंट्री ज्यादातर तेल के लिए अरब देशों पे ही निर्भर थे, लेकिन तेल सप्लाई बंद होने से वेस्टर्न कंट्री में आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई थी। जिसके बाद वेस्टर्न कंट्री के लीडर्स को लगा कि अगर इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलना है तो उसके लिए सभी को मिलकर के साथ आना होगा। सभी मिलकर के ही इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। जिसके बाद 1973 में ही इनफॉर्मल मीटिंग अमेरिका के व्हाइट हाउस में बुलाई जाती है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी के फाइनेंशियल मिनिस्टर शामिल होते हैं। उसके बाद 1975 में इटली और जापान को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। यानी कि 1975 में जो मीटिंग होती है वो G6 कहलाती है, क्योंकि अब तक इसमें 6 देश शामिल हो चुके थे, अमेरिका, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली और जापान। इसके बाद 1976 में कनाडा को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी G6 से अब ये G7 हो जाता है। ये सातों देश उस वक्त सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री में शामिल होते थे। उसके बाद 1998 में इस ग्रुप में रसिया को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी अब G7 से यह G8 बन जाता है, क्योंकि 8 देश अब इस ग्रुप में शामिल हो चुके थे। लेकिन जब 2014 में रसिया ने यूक्रेनिया पे आक्रमण किया, जिसके बाद G8 से रसिया को बाहर निकाल दिया गया, यानी फिर से यह ग्रुप जो है G7 हो गया। अब आते हैं G20 पर। G20 भी अर्थव्यवस्था के संकट के बाद ही इसका गठन हुआ है। 1977 में एशियाई फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि हांगकांग, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, चाइना, जापान जैसे कई देश पर भी इसका प्रभाव पड़ा। करेंसी की वैल्यू इतनी तेजी से नीचे गिरने लगी कि बेरोजगारी बढ़ने लगी। यहां तक कि कई देशों में दंगे तक होने लगे थे इस अर्थव्यवस्था क्राइसिस के बाद। उसके बाद 1998 में रसिया में भी आर्थिक संकट दिखने लगी थी, जिस कारण से रसिया को पुनः जो है G7 ग्रुप में शामिल कर लिया गया, यानी फिर से अब G7 की जगह G8 ग्रुप बन गया। उसके बाद G8 में शामिल फाइनेंशियल एक्सपर्ट के लोगों को लगा कि अगर सभी देशों को शामिल नहीं किया जाए जो अर्थव्यवस्था पे एक बड़ा प्रभाव बनाते हैं, शक्तिशाली देशों को अगर इसमें शामिल नहीं किया जाए तो ये संकट जो है, अगर किसी भी एक देश पे आर्थिक संकट आती है तो उसका प्रभाव जो है आसपास के देशों पर भी पड़ता है। इसलिए अन्य देशों को भी इसमें शामिल करना आवश्यक है, जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पे ज्यादा हो, साथ ही साथ जो शक्तिशाली देश के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी अपनी मजबूती रखते हों। उसके बाद 26 सितंबर 1999 को G20 ग्रुप की स्थापना की जाती है। उसके बाद यह देखा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़े देश और कौन-कौन से ऐसे देश हैं जो बड़ी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। इस आधार पर G20 में चाइना, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को शामिल किया जाता है। उसके बाद रीजनल पावर के आधार पे भी अलग-अलग देशों को G20 में शामिल किया जाता है। यूरोपीय देशों को कंसीडर करने के लिए यूरोपीय यूनियन को ही G20 में शामिल कर लिया जाता है। आज G20 में नाम से ही पता है कि इसमें 20 देश शामिल है, इसलिए इसे G20 रखा गया है। इसमें शामिल देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे 80% का योगदान देते हैं, यानी कि 80% की अर्थव्यवस्था G20 के में जो शामिल देश है उन पे निर्भर होती है। सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि राजनीति और मिलिट्री यानी पावर के मामले में भी G20 में शामिल देश विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देशों में शामिल हैं। ये सारे देश दुनिया की टॉप कंट्री में आते हैं। लेकिन 2008 में फिर से आर्थिक संकट देखने को मिलती है, यानी कि फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आती है। ये इतनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस थी कि अमेरिका की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी लीमन ब्रदर्स का भी दिवालिया हो जाता है, जिसके बाद दुनिया भर में बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। उसके बाद G20 में शामिल देशों को लगता है कि शायद कुछ और मजबूत रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि 2008 से पहले तक, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले तक G20 की सम्मेलन में फाइनेंशियल मिनिस्टर अलग अलग देशों के शामिल होते थे, साथ ही साथ
बैंकों के गवर्नर को शामिल किया जाता था। लेकिन जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस फिर से देखने मिली, तब G20 के शामिल देशों ने यह निर्णय लिया कि अब से G20 की जो सम्मेलन होगी, जो बैठक होगी, उसमें फाइनेंशियल मिनिस्टर तो रहेंगे ही, बैंक के गवर्नर तो रहेंगे ही, उसके अलावा देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये लोग भी शामिल होंगे। इसके अलावा विशेष अतिथि के रूप में और भी देशों को बुलाया जाएगा और भी मेहमानों को इसमें निमंत्रण भेजा जाएगा। यानी कह लीजिए कि 2008 में फिर से G20 का एक पुनः जन्म होता है। तब से इस सम्मेलन का मुख्य फोकस आर्थिक संकट से जूझने के साथ साथ बाकी संकटों पर भी ध्यान देने तक बढ़ाया गया। इसके बाद हर साल G20 की बैठक होने लगी। अब आप G20 के एजेंडे को समझ गए होंगे। G20 का मकसद यह है आर्थिक चुनौतियों से लड़ना, आर्थिक चुनौतियों को लेकर के दुनिया भर के देशों के साथ विचार विमर्श करना, ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस आने से रोका जा सके। अब समझते हैं कि भारत में हो रही G20 बैठक क्यों है खास और भारत को इससे क्या फायदा मिल सकता है। पहला G20 का बैठक ऐसे दौर में हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। इसके चलते कई देश अलग अलग गुटों में बंट रहे हैं, जिस कारण से कई देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में यह भी चर्चा का विषय बनेगा G20 में। दूसरा फायदा यह है कि G20 बैठक के साथ साथ कई देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। जैसे अमेरिका और भारत की आमने सामने बैठक होगी, जिसमें वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का काम करेंगे। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन G20 बैठक से 2 दिन पहले ही भारत आ चुके हैं। तीसरा फायदा यह है कि G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे देशों को यह अधिकार होता है कि वो G20 में शामिल देशों के अलावा अन्य देशों को भी आमंत्रण भेज सकते हैं। जैसे भारत ने इस बार बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, इजिप्ट, ओमान, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, UAE को आमंत्रण किया है। भारत को इनसे रिश्ते मजबूत करने का मौका मिलेगा। चौथा फायदा यह है कि G20 के जरिए भारत विश्व की राजनीति में ऊपर आने की कोशिश करेगा। वह विश्व राजनीति का दिशा तय करने का प्रयास होगा। इसके जरिए वो ग्लोबल साउथ का पावर बन सकता है, जो कि चीन भी बनने की कोशिश में है। भारत में आज चल रहे G20 समिट की बैठक में PM मोदी ने आज अफ्रीकन यूनियन को भी परमानेंट सदस्य बनने का प्रस्ताव दिया, जिसे अफ्रीकन यूनियन ने स्वीकार कर लिया है। यानी अब G20 से G21 बन चुका है। आपकी क्या राय है G20 समिट को लेकर के? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी।